नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना। विद्यार्थी मित्रों, आज हम खर्च की विविध संकल्पना की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च में हमें देखना है कि सबसे पहले परिभाषा कि वास्तविक खर्च किसे कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन साधन के मालिकों जो थकान, अरुचि, दुख, त्याग, असंतोष की अनुभूति होती है उसे वास्तविक खर्च कहते हैं। जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया, जब उत्पादन की प्रक्रिया चालू हो, उत्पादन कार्य चालू हो, उस समय दौरान उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन के जो भी साधन है वह कि जो मालिक है उसको जो भी थकान, काम करने में अरुचि, दुख मतलब किसी के द्वारा कुछ डांट सुनने में आया हो, कुछ बात कही गई हो, या त्याग करना पड़ा हो, लेट गो की भावना रखनी पड़ी हो, असंतोष उसके कार्य से, उसके बात से, उसके व्यवहार से, उस कर्मचारी को, उस मजदूर को, उस व्यक्ति को ऐसी कोई ठेस पहुंची हो, ऐसी जो भी अनुभूति होती है उसे वास्तविक खर्च कहते हैं। वास्तविक खर्च को मापना कठिन है। क्यों? मान लो कि जो मैनेजर है वह किसी व्यक्ति को हंसकर डांटता है तो उसे ठेस कम पहुंचेगी, उसे क्या होगा, तकलीफ कम होगी। लेकिन वही मैनेजर अगर दूसरे किसी व्यक्ति को जोर से गुस्से में डांट देता है तो उसको कितना ठेस पहुंचा हुआ है, उसे कितनी तकलीफ हुई है, इसका मापन कर पाना थोड़ा कठिन काम है। कोई उत्पादक वस्तु में उत्पादन कार्य के लिए जो पूंजी खर्च करता है, उत्पादक मतलब जो व्यापारी है, उत्पादन कार्य करने के लिए किसी भी वस्तु का अगर उसे उत्पादन करना है तो जो भी पूंजी मतलब जो भी रकम लगाता है, पैसा खर्च करता है, वही उत्पादन खर्च नहीं है, बल्कि उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए श्रमिकों, जो मजदूर हैं, को जो थकान होती है काम करने के बाद, ठीक है, जो अरुचि होती है, काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, का जो भाव इत्यादि पूंजीपति अपनी पूंजी उपभोग का त्याग करके, अगर नुकसान हो गया तो जो पूंजीपति है वह पूंजी का क्या करते हैं, नुकसान सहन करना पड़ता है, उपभोग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, करके बचत करता है। इस तरह से इन लोगों को नुकसान, थकान, अरुचि, दुख, त्याग, असंतोष की अनुभूति होने के बाद जो मालिक है उसे क्या होता है, बचत देखने को मिलती है। नियोजक को व्यवसाय की चिंता, जो नियोजक है, जो व्यवसाय चला रहा है, मालिक, व्यवसाय की क्या होती है, चिंता। असलामती मतलब कि आग लग जाना, लूटपाट हो जाना, बाढ़ आवे सड़ जाना, चोरी होना इत्यादि कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो उसमें नुकसान किसको सहने का, नियोजक को। अनिश्चितता, ठीक है, समय से उत्पादन ना हो पाना, समय से बाजार तक जो भी इकाइयाँ हैं वह ना पहुँच पाना इत्यादि कारण से, या बीच में लाइट चली जाना, कोई भी घटना ऐसी हो जाए जिसके कारण से काम रुक जाए, का सामना किसको करना पड़ता है, नियोजक। इन सभी का समावेश वास्तविक खर्च में होता है। इन सभी जो भी घटनाएं हैं इसका क्या होता है, वास्तविक खर्च में देखने को मिलता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन के साधन इस वास्तविक खर्च का सामना करते हैं और इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए वेतन, ब्याज, लाभ के स्वरूप में उन्हें मुआवजा चुकाया जाता है। अगर कभी ऐसा समय आए कि जो मालिक है उसे कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं तो अधिक वेतन देकर उन्हें लाभ देने के लिए, ब्याज देकर या अन्य रूप से उन्हें आकर्षित करके अपने पास बुलाने की कोशिश किया जाता है। अब हम विद्यार्थी मित्रों वास्तविक खर्च के मापन में कठिनाइयां देखेंगे कि वास्तविक खर्च के मापते समय कौन कौन सी परेशानियां, कठिनाइयां हमको देखने को मिलती है। आप इससे अवगत हैं, इसकी जानकारी आपके पास है। वास्तविक खर्च में थकान होती है, अरुचि होगी, कष्ट होता है, त्याग है, चिंता का समावेश किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय है जिसे मापना मुश्किल है। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि किसी व्यक्ति को कितना थकान है यह मापना कठिन है, किसी व्यक्ति को कितनी अरुचि है उस काम के प्रति यह मापना कठिन है, उससे उसे कितना कष्ट हो रहा है, कितना त्याग, कितना भोग वह दे रहा है, यह सब चीज़ें क्या है माप पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए वास्तविक खर्च के मापन की जो भी कठिनाइयाँ हैं उसका मापन कर पाना कठिन है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वभाव और उसके कार्य शैली पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है जैसे कि एक जमीन का टुकड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों अब हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है जैसे कि आप जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ अगर पास पड़ोस में कोई ऐसी कंपनी है जिसमें चिमनी लगी हुई है और ऐसी औद्योगिक इकाइयों से धुआं निकल रहा है, तो आपके आसपास जो भी धुआं निकल रहा है उस धुआं से आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कैसा नुकसान हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे श्वसन क्रिया के दौरान वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें फिर लंबे समय के बाद एक बड़ी बीमारी होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसके कारण जो धुआं हमारे शरीर में गया उसके कारण हम बीमार पड़े और जिसमें हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। तो ये जो भी विपरीत असर या सामाजिक दृष्टि से खर्च हुआ इसका मापन कर पाना क्या होता है, कठिन है, जिसे मापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो भी धुआं है उसके कारण कितने लोग बीमार हो रहे हैं और उनका व्यक्तिगत खर्च हो रहा है, लेकिन जो मालिक है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इस प्रदूषण के कारण हमारे अंदर बीमारी होती है और हमें उसका डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना पड़ता है और वह पैसा हमें खुद खर्च करना पड़ता है। अब विद्यार्थी मित्रों हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, वैकल्पिक खर्च। वैकल्पिक खर्च अर्थात कि पसंद किए गए विकल्प के लिए त्याग किए गए श्रेष्ठ विकल्प को वैकल्पिक खर्च कहते हैं। मतलब हमने जो पसंद किया है, हमें जो पसंद है वह हमें मिला नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बदले में हमें एक दूसरा विकल्प पसंद करना पड़ेगा, उस वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु लेनी पड़ती है, जिसे वैकल्पिक खर्च कहते हैं। किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के साथ ही दूसरी वस्तु का भी उत्पादन संभव नहीं है, मतलब तुरंत नहीं हो सकता है। इसलिए जिसका उत्पादन नहीं होता है उतने मूल्य की रकम का त्याग करना पड़ता है और जिसे वैकल्पिक खर्च कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें तो एक जमीन का यहाँ पर क्या है, टुकड़ा है। एक जमीन का क्या है, यहाँ पर टुकड़ा है। तो इस जमीन के टुकड़े पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो उसी समय उसी टुकड़े पर, मतलब सेम समय पर, उसी समय पर इसी जमीन के टुकड़े पर क्या करें, कोई अन्य फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। श्रमिक एक समय में मिल में काम करे और उसी समय अन्य उद्योग में भी कार्य करे तो यह संभव नहीं है। एक श्रमिक है वह एक ही स्थान पर एक ही समय रह सकता है, वह श्रमिक एक स्थान पर एक समय में दो स्थान पर नहीं रह सकता है। इसलिए उसे अब विकल्प पसंद करना है कि वह कहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ही विद्यार्थी मित्रों में एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ कि उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो उस साधन के श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जिस श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसे वैकल्पिक खर्च कहते हैं। त्याग करने वाला श्रेष्ठ विकल्प उत्पादित वस्तु का वैकल्पिक खर्च है और इस विषय को एक उदाहरण से समझेंगे। जमीन के एक टुकड़े का उपयोग गेहूं और चावल के लिए हो सकता है। यदि जमीन पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो 2 लाख रुपए प्राप्त होता है। कितने लाख रुपए प्राप्त होता है? 2 लाख। किससे? गेहूं से। कितना प्राप्त हुआ? 2 लाख रुपए। ये देखिए, ठीक है, 2 लाख रुपए प्राप्त हो सकता है। यदि उसी जमीन पर चावल का उत्पादन किया जाए तो 3 लाख प्राप्त होता है। चावल का उत्पादन किया जाए तो कितना प्राप्त हुआ? 3 लाख रुपए। तो अब कंडीशन ये है, गेहूं का उत्पादन करने से 2 लाख रुपए की रकम प्राप्त होती है, चावल का उत्पादन करने से 3 लाख रुपए की रकम प्राप्त होती है। तो किसान का व्यवहार तर्कबद्ध है। किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो तो उसका व्यवहार यहाँ पे बदल जाना स्वाभाविक है। लाभ की दृष्टि से किसान गेहूं के उत्पादन का त्याग करके चावल का उत्पादन करना पसंद करेगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होता तो गेहूं का उत्पादन
नहीं करता, चावल का उत्पादन करता, क्योंकि उसे 1 लाख का अधिक लाभ हो रहा है इस कारण से। तो किसान चावल का उत्पादन मतलब धान का उत्पादन करके 3 लाख रुपए प्राप्त करेगा, जबकि गेहूं का उत्पादन 2 लाख रुपए का क्या करना पड़ता है, उसको त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों वैकल्पिक बात आई, विकल्प आया और किसान को एक विकल्प यहाँ पे पसंद करने वाली बात आई, जो किसान ने गेहूं का त्याग करके चावल वाला विकल्प पसंद किया। अब हम विद्यार्थी मित्रों वैकल्पिक खर्च के मापन की कठिनाइयां देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है एकोपयोगी साधन, मतलब कि उत्पादन के किसी साधन का एक और मात्र एक ही उपयोग हो तो उसका वैकल्पिक खर्च ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या कहा जा रहा है, उत्पादन के किसी भी साधन का एक ही मात्र एक उपयोग हो और दूसरा नहीं, तो क्या होगा, उसका वैकल्पिक खर्च ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। यहाँ पर भी हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि घास का मैदान है, घास के ऐसे मैदान के अलावा कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। जहाँ पे घास है वहाँ पे दूसरे फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसा ही बेरोजगार व्यक्ति के विषय में भी होता है, जैसे कि घास के मैदान में दूसरे किसी फसल का उत्पादन नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके साथ भी यही व्यवहार होता है कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है। अगर कोई दूसरा काम होता तो वह व्यक्ति बेरोजगार रहता नहीं, इसलिए उनका वैकल्पिक खर्च कैसे गिना जाए यह थोड़ा कठिन काम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एकोपयोगी साधन है इसलिए। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। यदि उत्पादन के साधन विशिष्ट प्रकार के मतलब स्पेसिफिक फैक्टर हो तो यह ख्याल कैसा होता है, उपयोगी होता है। ऐसी विशिष्ट उपयोगिता वाले साधनों का मुआवजा उनके वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं बल्कि साधनों की मांग के आधार पर निर्धारित होती है। साधन की क्या मांग है उसके ऊपर यहाँ पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, अणुशक्ति का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर का ज्ञान रखता है और बाकी लोग उनको कंप्यूटर नहीं आता है तो उसके अंदर कंप्यूटर का जो भी ज्ञान रखता है उसके अंदर एक विशिष्टता है, एक कौशल है, एक ज्ञान है, इसलिए वह अपनी कीमत अपने उस काम के बदले में मुआवजा ले सकता है। तीसरा पॉइंट है मेन का, मुख्य का, जैसे कि हमने वास्तविक खर्च वैकल्पिक खर्च देखा, तो अब हम यहाँ पर मुद्राकीय खर्च देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों मुद्राकीय खर्च में नियोजक मतलब जो मालिक है, नियोजक किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मुद्रा के स्वरूप में भुगतान करता है उसे मुद्राकीय खर्च कहते हैं। नियोजक किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मुद्रा के स्वरूप में भुगतान करता है उसे मुद्राकीय खर्च कहते हैं। उत्पादन के लिए मुद्रा के स्वरूप में होने वाले तमाम खर्च मुद्राकीय खर्च माना जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि पेन बनाने वाली औद्योगिक इकाई 1000 पेन का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के स्वरूप में 50,000 खर्च करती है, तो यह 50,000 क्या हुआ, मुद्राकीय खर्च हुआ। मतलब 1000 पेन बनाने के लिए 50,000 रुपये खर्च हुआ। तो ये जो 50,000 खर्च हुआ ये किस में खर्च हुआ, नगद में खर्च हुआ। किस में खर्च हुआ, नगद में। किस में खर्च हुआ, मुद्रा में। इसलिए इस खर्च को मुद्राकीय खर्च के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।